नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने हरियाणा के उस वीभत्स ऑनर किलिंग के तीसरे भाग यानी पार्ट 3 को आपके समक्ष लेकर आया हूँ। पहले पार्ट में मैंने ये बताया था कि 15 जून 2007 को शाम को 5 बजे कुरुक्षेत्र से एक करनाल की तरफ जाने वाली बस को स्कॉर्पियो ने आगे से रोका। 6-7 लोग निकले। एक लड़का एक लड़की को उतारा, उन्हें बहुत मारा पीटा, फिर लड़के को स्कॉर्पियो के पीछे बांधकर 3 किलोमीटर तक घसीटा। उन्हें एक खेत में ले गए, लड़के को मार दिया और फिर लड़की को एक फॉयल पूरी की पूरी सल्फास जहर की जो दवा होती है, जो शीशी होती है, मुंह खोलकर उसके पूरे मुंह में वो पूरी की पूरी फॉयल डाल दी। थोड़ी देर में उसकी भी मृत्यु हो गई। दोनों को पास के एक नहर में ले जाकर फेंक दिया गया। ये सारे जो लोग थे, इसमें 2 गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। पहली गाड़ी तो स्कॉर्पियो, जिसमें बस से खींचकर उन दोनों को बिठाया गया था या जिनके साथ बर्बरता की गई थी, और दूसरी जब उनको खेतों में पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तब एक सफ़ेद मारुति कार में 2 नेता टाइप के लोग, मतलब जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए थे, वो लोग आए थे। उनमें से एक ने दोनों के साथ बहुत ही बर्बरता की थी। दूसरे पार्ट में हमने ये बताया कि जहाँ नहर में डाला गया था, वहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर नहर के दोनों किनारों पर 1 हफ्ते बाद दोनों बोरियों में भरी हुई लाशें मिली। लाशें सड़ गई थीं, उनके बोरियों के ऊपर कीड़े पड़ गए थे, और एक पासरबाई ने, एक वहाँ से जाने वाले ने इसको देखा, सूचना दी, पुलिस आई। पुलिस ने उन लाशों को उसके बाहर निकाला। उसमें कुछ भी पहचानने लायक रह नहीं गया था शरीर में। फिर उनको 3-4 दिन तक रखा। रखने के बाद जब उनको कोई लेने नहीं आया तो उनका लावारिस में दाह संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने कोशिश की कि आखिर ये दोनों कौन हैं, लड़का लड़की, ये किस तरह का, कहाँ से आए हैं, क्या इसका माजरा है। इस बीच में लड़के की माँ, लड़के का नाम मनोज था, उसकी माँ शाम को वो आने को कह गया था। वो निकला था करनाल के लिए और ये बताया था कि उसे दिल्ली तक जाना है और वो शाम तक लौट आएगा, लेकिन न उसका कोई फ़ोन आया। फ़ोन उसका स्विच ऑफ आ रहा था। परेशान होने के बाद वो थानों पर थाना दर थाना भटकती रही, लेकिन बाद में डीएसपी करनाल के पास जाने पर उसकी एफआईआर लिखी गई। जब उसकी एफआईआर लिखी गई तभी ये पता लगा कि इस तरह से 2 लोगों के, अच्छा ये पता नहीं लगा, वो माँ और बेटी दोनों अपने रिश्तेदारों के साथ, जहाँ से उसने चढ़ना बताया था, जहाँ उसने फ़ोन किया था अपनी माँ को, वहाँ से, और जहाँ तक मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, वो हर सड़क के किनारे के हर दुकान, खोखे, खोमचे, ठेले, इन लोगों से पूछताछ करती करती जब वो करनाल से 20 किलोमीटर पहले पहुँची, वहाँ कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ हुई थी और 2 लोगों को किडनैप किया गया था। इस बीच में उसके गांव में भी किसी ने बताया कि गांव में ये हल्ला है कि मनोज को मार दिया गया। बहरहाल मुकदमा लिख लिया गया और जब उसको माँ और बेटी को बताया गया उसके मनोज के, तो उन लोगों ने जाकर जो फोटोग्राफ जो थी थाने में जहाँ से पोस्टमार्टम हुआ था, उस फोटोग्राफ से देखकर पहचान लिया। लड़की के पैर में जो पाजेब थी वो लड़के की दी हुई थी और माँ ही उसे खरीद कर लाई थी, इसलिए उसको पहचान लिया गया। और लड़के के शर्ट और एक जूते से उसकी पहचान हो पाई। एक जूता रास्ते में ही एक जूता उसका, जब वो घसीटा जा रहा था स्कॉर्पियो से, तभी गिर गया था। बहरहाल लड़का और लड़की की पहचान हो गई। लड़के का नाम मनोज था, 20-22 साल उम्र थी। लड़की का नाम बबली था, उम्र 19 साल थी। और दोनों गांव के ही रहने वाले सगोत्रीय थे। एक ही गोत्र के जाट समाज के दोनों बच्चे थे। खैर, पुलिस ने छानबीन शुरू की।
माँ ने ये बताया कि मुझसे इन दोनों बच्चों में आपस में, लड़के की एक दुकान थी, वो बच्ची आया करती थी, दोनों में आपस में प्रेम संबंध हो गए, बातचीत किया करते थे। मनोज की माँ ने मना किया, नहीं माना। मनोज ने फिर उससे कहा कि बबली का हाथ मांगने के लिए उनके दरवाजे जाइए। माँ गई, लेकिन बबली के माँ और भाई इन दोनों ने उसे बुरी तरह बेइज्जत करके भेज दिया। ये बात आपको सेकंड पार्ट तक बताई गई। तीसरी पार्ट में जो आगे की मतलब आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेकिन इसके पीछे कौन कौन लोग थे, जिन लोगों ने किडनैप किया था, जिन्होंने बर्बरता की थी, जिन्होंने लाश को नहर में फेंका था, इनका अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, न पता लगा। कई टीमें बनाई गईं और हर टीम को अलग अलग काम सुपुर्द किया गया। इस कत्ल के 12 दिन बाद 26 जून 2007 को सुबह करीब 9 बजे करनाल के बुटाना थाना इंस्पेक्टर अमरदास ने स्कॉर्पियो के मालिक राजेश के घर पर छापा मारा। हाँ, स्कॉर्पियो का पता यूँ लगा कि उस समय जब ये घटना हुई थी, वहाँ एक धर्म कांटे के मालिक कुलदीप ने फ़ोन करके सूचना दी थी, चौकी को भी और थाने को भी, कि साहब यहाँ पर 2 बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को स्कॉर्पियो सवार लोगों ने उनका अपहरण किया है, लेके यहाँ से भागे हैं, बुरी तरह से पेश आ रहे थे। और कुलदीप ने ही उस स्कॉर्पियो का नंबर भी नोट कर लिया था। पुलिस जब घटनास्थल का पता लगा और फिर उसके बाद इन दोनों की पहचान हुई, तो पुलिस को उस कॉल के बारे में भी पता लगा। तो कुलदीप से बातचीत की पुलिस ने, बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ था, हमने दोनों को जिंदा देखा था, बस से उतारे गए थे, स्कॉर्पियो पे बिठाए गए थे, उसके बाद वो तेज़ी से स्कॉर्पियो चली गई। मुझे इसके आगे का कुछ नहीं पता, लेकिन स्कॉर्पियो का नंबर मैंने नोट कर लिया था। तो बुटाना थाना इंस्पेक्टर अमरदास ने स्कॉर्पियो के मालिक राजेश के घर पर छापा मारा। इसी स्कॉर्पियो से मनोज और बबली का किडनैपिंग या उनका अपहरण किया गया था। इंस्पेक्टर ने राजेश से पूछा, मनोज और बबली को किसने उठाया? राजेश ने कहा कि साहब मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर ने पूछा कि गाड़ी का तो नंबर तुम्हारा ही है? राजेश बोला, जी मेरी ही गाड़ी है, लेकिन मनदीप जो मेरा ड्राइवर है वो 15 जून को स्कॉर्पियो किराए पर लेकर गया था, उसके बाद से आज तक नहीं लौटा। मनदीप का घर कहाँ है? इंस्पेक्टर अमरदास ने पूछा राजेश से, तो राजेश ने कहा वो मैं जानता हूँ, आपको बता सकता हूँ। राजेश इंस्पेक्टर के साथ बैठ गया, मनदीप के घर पहुँचा और मनदीप घर पर ही मिल गया। इंस्पेक्टर उसे पकड़कर बुटाना थाने पर ले आए। मनदीप डरा हुआ था, हाथ जोड़ते हुए बोला कि साहब गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये लोग किडनैप करेंगे, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों को बस से उतार कर उनका अपहरण करेंगे। इंस्पेक्टर ने फिर अपना, जब पुलिस अपने पर आ जाती है, जब कोई बच बच कर बोलना शुरू होता है और ये पता लगता है कि नहीं इसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, तो इंस्पेक्टर ने थोड़ी सख्ती दिखाई और पूछा कि सच सच बता दे कौन कौन लोग थे, वरना तू जानता है तेरे साथ क्या होगा। मनदीप घबरा गया। उसने बताया कि 15 जून के दोपहर की बात है, 1:30 बज रहे होंगे। मैं कैथल सिविल अस्पताल के पास पार्क करके अपनी गाड़ी उसमें सो रहा था। तभी 6 लोग मेरे पास आए। एक ने सफ़ेद रंग की शर्ट और पैजामा पहना था, बाकी लोगों ने पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो कहने लगे कि हम लोग करोड़ा गांव के रहने वाले हैं, उनके घर की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है, अभी वो कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, उन्हें पकड़ने के लिए अम्बाला चलना है। उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर ने पूछा, अच्छा उन्होंने कहा कि अम्बाला चलना है तो चल पड़ा? उसने कहा नहीं नहीं साहब, पहले मैंने मना किया कि हम अम्बाला नहीं जा पाएंगे, लेकिन फिर वो ज़्यादा पैसे देने लगे। तय हुआ कि 1300 रुपये देंगे और पूरा पेट्रोल जितना भी भर उसमें आएगा वो पेट्रोल हम भरा देंगे। इसी पर फाइनल हुई। इसकी बगल की सीट में 52-53 साल का एक अधेड़ आदमी बैठा हुआ था। ऐसा ड्राइवर ने बताया कि मेरे बगल में जो आदमी बैठा था ड्राइविंग सीट के ठीक बगल में, वो 52-53 साल का था और उसका फ़ोन लगातार बज रहा था। पीपली से कोई 35-40 किलोमीटर पहले पेहोवा के पास उन लोगों ने
रोडवेज की बस को रुकवा लिया पेहोवा के पास, ऐसा ड्राइवर ने बताया। वहाँ से उन्हें अम्बाला जाना था। तभी जो बगल में बैठे अधेड़ व्यक्ति थे, जिनको सब लोग ताऊ ताऊ कह रहे थे और गंगाराज उनका नाम था, उनका फ़ोन बज उठा और गंगाराज बोला कि किसी का नाम लेके बताया कि उसने फ़ोन करके बताया है कि दोनों अम्बाला नहीं पीपली की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी पीपली की तरफ ले चलो, ऐसा उस अधेड़ व्यक्ति ने ड्राइवर से कहा। आधे घंटे बाद हम लोग पीपली बस स्टैंड पहुंच गए। वहां एक मोटरसाइकिल से 3 आदमी आए। गंगाराज से कुछ कहा और फिर वो सभी चले गए। इसी बीच गंगाराज के फ़ोन की घंटी बजी। आवाज़ आई, हम दोनों बस में बैठ गए हैं। हम दोनों, फ़ोन करने वालों ने बताया कि हम दोनों बस में बैठ गए हैं और इसी बस में वो दोनों आकर बैठे हैं। पीछे की कोने वाली सीट पर दोनों बैठे हुए हैं और बस करनाल से दिल्ली के रास्ते पर है, ऐसा उस फ़ोन करने वाले ने गंगाराज को बताया। उसके बाद ड्राइवर से कहा गया कि इस बस के पीछे पीछे चलो और स्कॉर्पियो का ड्राइवर बस के पीछे पीछे चल पड़ा। बुटाना थाने के अर्जाहेरी गांव के पास इन सभी लोगों ने मुझसे कहा कि बस के आगे गाड़ी खड़ी करो। मैं बस के आगे स्कॉर्पियो को खड़ी कर दिया मैंने और फिर बस रुक गई। बस से इन लोगों ने तेज़ी से चढ़ते हुए एक लड़का और एक लड़की को घसीटते हुए उतारा। उसको मारते पीटते कैथल के करोड़ा गांव की तरफ आ गए। तब तक रात हो चुकी थी। उसके बाद का मुझे नहीं पता। ये ऑफिशियल बयान है ड्राइवर का जो उसने पुलिस को दिया। जब इंस्पेक्टर पूछ रहे थे तो उनको बताया। इंस्पेक्टर ने मनदीप को बीच में टोका, पूरे रास्ते गाड़ी तू ही चला रहा था? मनदीप बोला, जी साहब, गाड़ी तो मैं ही चला रहा था। इंस्पेक्टर अमरदास ने फिर सख्ती की और ये पूछा कि दोनों का मर्डर करते हुए तुमने देखा? मनदीप ने जवाब दिया, साहब मैंने नहीं देखा, बस इतना पता है कि ये लोग लड़की के रिश्तेदार थे, क्योंकि लड़की गाड़ी में बैठी थी और वो बार बार भैया, बाबा, चाचा और मामा कह रही थी। अलग अलग लोगों को ये कह के संबोधित कर रही थी और उनसे जान की, खुद के जान की भी और लड़के की भी जान की गुहार लगा रही थी। मनदीप की बात सुनकर इंस्पेक्टर का माथा ठनका और उसे अब स्पष्ट होने लगा कि शायद लड़की के घर वालों ने ही ये दोनों हत्याएं की होंगी। ये बबली के परिवार वालों की ही करतूत रही होगी, तभी लड़की उन सबको रिश्तों के नाम से बुलाकर कह रही थी। इंस्पेक्टर अमरदास फौरन अपनी टीम के साथ बबली के घर पहुंचे। घर पर उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। पुलिस देखते ही बबली की माँ बोल पड़ी कि मुझे बबली और मनोज के बारे में कुछ नहीं पता है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ऐसा बबली की माँ ने पुलिस को देखते ही कह दिया, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर बुटाना अमरदास कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने बबली के रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर लिए। गांव में सबके नंबर मिल जाते हैं, गांव में सभी जानने वाले ही नहीं होते हैं, तमाम एक दूसरे की शिकायत करने वाले भी लोग होते हैं। थोड़ी सी पुलिस ने मेहनत की और उसके सारे रिश्तेदारों का नंबर मिल गया। फिर उनकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन पुलिस ने खंगालनी शुरू की। आखिरकार पुलिस ने 1 जुलाई को, मैंने आपको बताया था कि 15 जून को ये घटना हुई थी, 1 जुलाई को बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और ममेरे भाई गुरुदेव को पकड़ लिया। ये 3 लोग सबसे पहले 1 जुलाई को गिरफ्तार हुए। दूसरे दिन पुलिस ने 45 साल के मामा बारू राम और 28 साल के ममेरे भाई सतीश को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गंगाराज अभी भी फरार था। कुल 5 लोग मिले, लेकिन गंगाराज यानी वो बुज़ुर्ग आदमी, वो जो बार बार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि लड़की को मत मारना ताकि ये लड़के को मरते हुए देख सके, और फिर उसके बाद उसने लड़की को ज़बरदस्ती जहर खिलाने और उसको मारने के लिए भी उन लड़कों को आदेश कर दिया। इंस्पेक्टर ने बबली के सगे भाई सुरेश से पूछा, मनोज और बबली को किसने मारा? 25 साल के सुरेश के चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं थी। वो फौरन बोल पड़ा, मैंने मारा।
पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा क्यों? जवाब मिला, मनोज और बबली का गोत्र एक ही था, इसलिए दोनों भाई बहन हुए। उन्होंने शादी की, इसे हम कैसे बर्दाश्त करते। मनोज को मना किया था कि उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। बबली ने हमारे परिवार की नाक कटा दी, इसलिए हमने दोनों को मार दिया। इंस्पेक्टर ने पूछा कि मनोज को कैसे मारा। तब बबली का चाचा राजेंद्र बोला, रस्सी से बांधकर गर्दन तोड़ दी और घसीटते हुए उसको खेत तक ले गए। इंस्पेक्टर ने फिर पूछा कि फिर लाश का क्या किया। राजेंद्र ने कहा कि दोनों की लाशें नहर में फेंक दी। अब केस में इंस्पेक्टर अमरदास के सामने आखिरी बार मनोज और बबली को जिंदा देखने वाले गवाह कुलदीप, जो वो टोल नाके का जो सुपरवाइज़र था, जो ठेकेदार था, केवल वही व्यक्ति था जो चश्मदीद था जिसने बबली और मनोज को अंतिम बार जिंदा देखा था, और उसके अलावा कोई दूसरा चश्मदीद नहीं था जो ये साबित कर सके कि मनोज और बबली का कत्ल हुआ था। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर मनदीप से पूछा, आखिरी बार तुमने मनोज बबली को कहाँ देखा? मनदीप रोते हुए बोला, मैं सभी को करोड़ा गांव के खेत में छोड़कर लौट आया, तब वो दोनों जिंदा थे। ऐसा बयान दिया उस स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने। मेरे जाने से पहले वहाँ एक मारुति कार आ गई थी जिससे बारू राम चला रहा था। बारू राम यानी उसका मामा, बबली का सगा मामा। इंस्पेक्टर ने तुरंत, जो वो भी गिरफ्तार होकर आया था, तो इंस्पेक्टर ने फौरन बारू राम से पूछताछ शुरू कर दी। कांपते हुए बारू राम बोला, साहब, मारुति कार में दोनों लाशों को भर के हम ही ने नहर में फेंकवाया था। मेरे साथ सुरेश और 2 लोग और थे। इंस्पेक्टर अमरदास ने पूछा, कार कहाँ है? बारू राम बोला, मेरे खेत में है। इंस्पेक्टर बारू राम को लेकर खेत पहुँचे। वहाँ से मारुति कार लेकर थाने पहुँच गए। गाड़ी को वैक्यूम क्लीनर से साफ कराया गया था। बबली की पाजेब के घुंघरू और एक पर्स में मनोज बबली की फटी हुई फोटो भी उस गाड़ी में मिल गई। गाड़ी में कई जगह खून के धब्बे थे। इंस्पेक्टर ने इन सभी के फॉरेंसिक सैंपल इकट्ठा करके फॉरेंसिक लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया। इससे पहले कुलदीप की शिनाख्त पे स्कॉर्पियो की भी तलाशी हो चुकी थी। उसमें रस्सी, बबली के लंबे बाल और लाठियां मिल गई थी। पुलिस ने इन सब को, और जिस पे खून के निशान थे अलग अलग ऑब्जेक्ट के, उसके सैंपल्स लेकर उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए या डीएनए मैच करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया था। हर एक कड़ी को जोड़ने के बाद मामला करनाल सेशंस कोर्ट में पहुंचा। मनोज की मां चंद्रपति और उसकी बहन ने कई वकीलों से संपर्क किया, लेकिन डर के मारे कोई इस केस को लेने को तैयार नहीं था, और कोई तैयार भी होता था तो चंद्रपति को डर था कि वो बीच में ही केस छोड़ देगा, क्योंकि पुलिस और वकीलों पर खाप पंचायत के लोगों का भारी दबाव था कि इसकी मदद नहीं होनी चाहिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद हिसार के एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने केस लड़ना शुरू किया। वो बताते हैं कि हमें इस केस को लड़ने में बड़ी दिक्कत हुई। इस केस को तो सेशन कोर्ट के जज भी नहीं सुनना चाहते थे। 3 सेशन जज बदलने के बाद एडिशनल सेशंस जज वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट में ये केस चला। कोर्ट ने गंगाराज को पकड़ने के लिए वारंट जारी कर दिए, तो कैथल के डीएसपी ने आकर बयान दिया कि गंगाराज को पकड़ने से जिले की कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, बिगड़ सकती है। कोर्ट ने कहा कि उसे आग को हर हाल में पकड़ना ही होगा। खैर, पुलिस उसके पकड़ने के लिए जूझने लगी, जगह जगह दबिश देने लगी। मनोज के एडवोकेट ने बोलना शुरू किया। जिरह शुरू हुई। अब कोर्ट में जिरह का काम शुरू हो गया था, ट्रायल शुरू हो गया था। मनोज के एडवोकेट ने बोलना शुरू किया कि मिलॉर्ड, इन नौजवानों ने अपनी मर्जी से जीवन साथी को चुना था। इनका अधिकार इस देश का कानून भी देता है, लेकिन इन दोनों की जान ले ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगता है कि कितनी बेरहमी से दोनों का कत्ल किया गया है।
मनोज के प्राइवेट पार्ट्स तक को भी हैवानों ने नहीं छोड़ा। ये बहस की शुरुआत यहाँ से शुरू हुई वादी के पक्ष से। मारने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि मनोज इनके परिवार की बेटी का पति है, एक बूढ़ी माँ चंद्रपति का बेटा है, उसके घर चलाने वाला, फिलहाल उसका घर चलाने वाला वही एकलौता शख्स था। जवाब में बचाव पक्ष के लिए बहुत बड़े बड़े वकील खड़े हुए थे। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, अभी तक ऐसा कोई सबूत कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया है जिससे ये साबित हो कि मनोज और बबली का मर्डर हुआ है, और मर्डर हुआ भी है तो इन सभी ने किया है। इसका कोई सबूत, कोई गवाह अब तक अदालत में प्रोसिक्यूशन नहीं पेश कर पाई है। हिसार के नारनौद के पास के नहर में जो लाश मिली थी, उनकी स्थिति पहचानने लायक नहीं बनी थी। फोटोग्राफ से ये क्लियर होता है। सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी के आधार पर ये कैसे कहा जा सकता है कि ये लाशें मनोज और बबली की ही होंगी या मनोज और बबली की ही हैं। खेवाल ने, जो इनके लॉयर थे मनोज के, खेवाल ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, आपके हिसाब से ये सब झूठ बोल रही हैं। बबली के भाई ने खुद हत्या की जगह जाकर सल्फास की डिब्बी रिकवर कराई थी। दफ़ा 27 की रिकवरी कहते हैं उसको, कि मुलजिम के निशानदेही पर जो एविडेंस जिस भी प्रकार का है उसकी पुलिस बरामदगी करती है। तो उन्होंने कहा कि साहब, उसके सगे भाई ने हत्या की जगह पे जाके सल्फास की डिब्बी की रिकवरी कराई है और वहीं पर बबली का पर्स भी पुलिस को मिल गया था। बबली के मामा बारूराम की कार से बबली के पाजेब के घुंघरू, सीट और हैंडल पर लगे खून के सैंपल बबली की माँ के डीएनए से मैच हो गए हैं। इससे साफ है कि ये लाश बबली की है। 15 जून की शाम को मनोज ने जिस टेलीफोन बूथ से फ़ोन मिलाया था, उसकी भी तस्वीर देखकर टेलीफोन बूथ वाले ने बताया था कि उसने मनोज और बबली को कॉल करते हुए देखा था। मनोज की माँ और बहन ने उसे मनोज को उसके कपड़े और जूते से पहचान उसकी की थी। यदि इन लोगों को इन्होंने नहीं मारा है तो किडनैप करने के बाद ये कहाँ गए, ऐसा खेवाल साहब ने, जो मनोज के वकील थे, उन्होंने कोर्ट में अपनी दलील दी कि और अगर नहीं मारा तो दोनों के गायब होने की कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। पुकार लगाई गई फिर गंगाराज के लिए, लेकिन इस बीच में गंगाराज कोर्ट में सरेंडर कर चुका था और 25 मार्च 2010 को करनाल के सेशन कोर्ट की एडिशनल जज वाणी गोपाल शर्मा ने बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र, मामा बारूराम, मामा के बेटे सतीश और गुरुदेव, खाप नेता और बबली के दादा गंगाराज को दोषी माना। इन सभी लोगों को जिनका जिक्र है, इन सभी को एडिशनल सेशंस जज लॉर्डशिप जो थी वाणी गोपाल शर्मा, जो भी थे या थी, इन्होंने इन सब को दोषी मान लिया। 5 दिन बाद 30 मार्च 2010 को जज वाणी गोपाल शर्मा ने 100 पन्नों का जजमेंट खचाखच भरे हुए कोर्ट में पढ़कर सुनाया। उन्होंने पढ़ा कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर मनदीप को पता था कि मनोज बबली किडनैप करने के लिए जा रहा है वो, क्योंकि जो उसको हायर करने आया था उसने बताया था कि मेरी बेटी एक दूसरे लड़के के साथ भाग गई है, अदालत से निकलते ही वो अम्बाला की तरफ जा रहे हैं, हमें उन्हें पकड़ने के लिए अम्बाला तक चलना होगा। उसका पैसा भी तय किया गया था। तो इसका मतलब कि ड्राइवर को, मनदीप को ये पता था कि इन दोनों की किडनैपिंग होगी, इन्हें पकड़ा जाएगा, ये लोग जो लोग हायर करने के लिए स्कॉर्पियो आए हैं ये इन्हें पकड़ेंगे। तो इसलिए और उनके सामने, मनदीप के सामने ही मनोज और बबली के साथ बर्बरता की गई। मनदीप उन्हें अधमरी हालत में खेत में छोड़कर भाग गया। इसलिए मनदीप को भी अपने जजमेंट में उन्होंने दोषी माना था। उसके भीतर तनिक भी मानवता
नहीं आई, वो भी इस जघन्य हत्या में शामिल है, ऐसा जज ने अपने जजमेंट में बताया। लेकिन उसने कोर्ट के सामने अर्जी दी है कि उसके घर में बुजुर्ग माँ और पत्नी हैं, उसका पिता कोई नहीं है और वो घर का इकलौता कमाने वाला है, इसलिए कोर्ट आरोपी पर रहम करते हुए उसे 7 साल की सज़ा सुनाती है। जज वाणी शर्मा ने 52 साल के खाप नेता गंगाराज को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जैसे ही उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, खचाखच भरे उस कोर्ट में सन्नाटा छा गया। तभी जज ने कहा कि जिस भाई को अपनी बहन उसके पति की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी भाई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी बहन और उसके पति की हत्या कर दी। जिस बर्बरता से दोनों का कत्ल किया गया वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। एक भाई ने अपनी ही बहन की मुंह पर जबरन जहर खिलाकर मार दिया। इससे जघन्य क्या हो सकता है? इस केस में 52 साल के व्यक्ति की जो सोच है वही सोच 25-30 साल के लोगों की है, ऐसा जज ने अपने जजमेंट को पढ़ते समय बताया। यही सोच हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए, ये सोच ही गलत है। इसीलिए अदालत सुरेश, राजेंद्र, बारूराम और गुरुदेव को मृत्यु दंड की सजा देती है। इन्हें फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए। फैसला आते ही पूरे गांव में तनाव बढ़ गया, तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। पुलिस को करोड़ा गांव में एक पुलिस चौकी भी बनानी पड़ी। बबली के परिवार वालों ने करनाल सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दरखास्त दी, वहां इसकी अपील की। 11 मार्च 2010 को हाई कोर्ट ने इस मर्डर को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं माना। जज ने अपना फैसला लिखते हुए बताया कि हरियाणा में ऑनर किलिंग के नाम पर इस तरह की हत्याएं होती रही हैं। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। सतीश और गंगाराज के खिलाफ कोई डायरेक्ट सबूत भी नहीं मिला, इसलिए सतीश और गंगाराज को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। कहा कोई सबूत नहीं, इसलिए इनको बरी किया जाता है। बाकी सुरेश, राजेंद्र, बारूराम और गुरुदेव की फांसी की सज़ा को माफ़ करते हुए उम्र कैद की सज़ा इनको दी जाती है। ये पूरी जो इस कहानी के जितने पात्र हैं, इन पात्रों में वकील साहब से खोवाल साहब और बबली के घर वालों ने तो कुछ नहीं बताया। मनोज की बहन, मनोज की माँ और बाकी वकीलों से बातचीत करके ये फैक्ट्स इस केस के बारे में इकट्ठा किए गए थे। आज की घटना, मैंने जिस अपराध की घटना अभी आपको 3 भागों में सुनाई है, वो खाप पंचायतों के अवैधानिक फैसलों और समाज में एक ही गोत्र में शादी करने को असामाजिक बताने के कारण हुई है। ये परंपरा चली आ रही है कुछ खाप पंचायतों में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में सगोत्रीय शादियों को अवैधानिक या असामाजिक माना जाता है कि नहीं साहब, ये समाज के नियमों के विपरीत है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है और खाप पंचायतें इसमें दखल देती हैं, अपने आदेश अलग से सुनाती हैं। मैंने अभी बताया आपको कि हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और बड़ी संख्या में होती रही हैं। इतनी बर्बर हैं कि जब ये घटनाएं होती हैं, अखबार या टीवी में दिखाया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली में पीछे खाप पंचायत ने आदेश किया, लड़का लड़की एक गोत्र के हैं, इन्हें बांध के ट्रॉली में रख दिया जाए, उसके ऊपर बड़ी मात्रा में पुआल रख के पेट्रोल लगाकर आग लगा दी जाए। और ऐसा ही हुआ, लड़के लड़की को जिंदा जला दिया गया। दूसरी घटना भी एक शायद बुलंदशहर की है, कोई 5-6 साल पहले की बात है। इसी तरह खाप पंचायत ने फैसला किया इन दोनों को मार दिया जाए, तो उनको गांव के बाहर जो गोबर के उपले का बड़ा भारी ढेर होता है, अलग जगह अलग अलग नाम से कहा जाता है, उसकी बीच में एक जगह खाली करके लड़का लड़की को जिंदा बांध कर
फिर ऊपर से उपले से उसको ढक के और पूरे उपले में उस ढेर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है और सारी पंचायत और सारे लोग खड़े होकर मरने का इंतज़ार करते हैं और ऐसे लड़का लड़की दोनों जिंदा जला दिए जाते हैं। देखिए, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो आप खोजेंगे तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये सभ्य समाज में, जागृत लोकतंत्र में, संविधान और कानून से चलने वाले देश में ऐसी घटनाएं पूरे समाज को शर्मसार करती हैं। लगता है घटनाओं को सुनकर, देखकर या जानकर ऐसा लगता है कि कानून नाम की कोई चीज़ या नहीं है, या कानून का कतई भय नहीं है कुछ लोगों के दिमाग में। मैंने जब नौकरी शुरू की थी तब से अब तक ऐसी घटनाओं में बहुत कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत कम हुई हैं। लेकिन उसका कारण जो है, मुख्य कारण, वो अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस के दम पर ट्रायल्स हुए हैं और ट्रायल्स में सजाएं हुई हैं। और पहले ये होता था कि जब ट्रायल, जैसे ही ये मुकदमा लिखा गया और उसमें गवाहों को पता लगा तो उसी खाप पंचायत का फरमान आता है कि साहब कोई भी गवाह गवाही देने नहीं जाएगा। और बहुत बड़ी संख्या में ऑनर किलिंग के ऐसे मामले जिसमें खाप पंचायतों ने अपने फैसले देकर लड़का लड़की दोनों को मारने के आदेश दिए थे, कोई सज़ा नहीं हो पाई थी, क्योंकि वही खाप कहती हैं कोई वकील पैरवी न करे इन लोगों की, वही कहती हैं कि कोई गवाह अगर मौके पे गया तो हम देखेंगे। तो इस वजह से कोई सज़ा हो नहीं पाती है। और तब इन पंचायतों को ये लगने लगता है कि वो सर्वशक्तिमान हैं और अदालतें भी ऐसी पंचायतों से डरती हैं। ये परसेप्शन है कि पंचायतों की इस फैसले के खिलाफ भी अदालतें भी कुछ ज़्यादा नहीं करती और सबूतों के अभाव में ऐसी घटनाओं में ये लोग बरी हो जाते हैं। लेकिन अब शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है, गांव-गांव तक शिक्षा और शिक्षित लोग पहुंच गए हैं, कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो गया है और मोबाइल फ़ोन ने सबकी जानकारी में कई गुना वृद्धि कर दी है। अदालतों ने भी ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब वो पहले जैसा नहीं है, अब अदालतें बहुत सख्त होती हैं इस तरह से जो ऑनर किलिंग की घटनाएं होती हैं। किसी दो वयस्क लड़का लड़की की शादी में किसी पंचायत या खाप का आदेश अवैध माना जाने लगा, या माना जाता है, वैसे भी माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें तमाम अदालतों के निर्देश भी आए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो या सबसे प्रमुख गाइडलाइंस आई वो सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2018 को एक एनजीओ था शक्ति, उसके द्वारा दायर की गई जो PIL होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उस पर अपना फैसला सुनाया कि शादी पर दो वयस्कों की, लड़का लड़की की शादी पर खाप पंचायतों का दखल गैर कानूनी है। और ये 3 जजों की बेंच का फैसला था, बड़ा लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है इसे। वो जजेस थे चीफ जस्टिस उस समय के, देन चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। इन लोगों ने ये कहा कि इस पर कोई कानून नहीं बना है, बनाया जाना चाहिए, लेकिन जब तक कानून इस पर बन नहीं जाता तब तक ऐसी घटनाओं के लिए एक डिटेल्ड गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। उस अपने आदेश में डिटेल्ड गाइडलाइंस दी उसमें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर इतने दिनों के बाद भी, यानी 18 से 7 साल हो गए, ये कानून अभी तक नहीं बन सका है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि BNS में कोई इस तरह का कड़ा कानून बना है कि नहीं बना है, या कड़ा कोई सेक्शन इसमें इंसर्ट किया गया है कि नहीं किया गया है, लेकिन कोई अलग से कानून नहीं बना है और इन्हीं गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। उम्मीद है कि समाज में जागरूकता और शिक्षा ही इसमें बदलाव ला सकती है। कानून तो पहले IPC में भी बहुत से कड़े थे, बहुत बड़े बड़े थे, तमाम सेक्शंस इसको डील करती थी, लेकिन उसमें कमी नहीं आई थी। अब शिक्षा और जागरूकता ये ज़रूर अब नौजवान बच्चों में आ रही है। बच्चे
मोबाइल के ज़रिए या कम्युनिकेशन के दूसरे साधन के ज़रिए अब उनकी जो बुद्धि का विकास है और जो उनका ज्ञान का भंडार है वो बढ़ रहा है, और शायद यही इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगा सकती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।